जो सीरियम और टर्बियम जो दोनों लेंथेनाइड तत्व हैं, इनकी +4 ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, अधिक स्थायित्व प्रदर्शित करती है। इन दोनों की कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायित्व प्रदर्शित करती है, +4। इसलिए क्या कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या कर सकता है, रिलीज कर सकता है। और जिसके पास जितना ज्यादा जो भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिलीज करेगा, उतना ही जल्दी ही उसका प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने की वजह से क्या होती है, इसकी त्रिज्या के मान में कमी आती है। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है उसका आंसर क्या जाएगा, सीधा सीधा कि ये 4 इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज कर सकता है, क्योंकि इनका क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, बढ़ने के कारण इनकी त्रिज्या के मान में कमी आती है अन्य लेंथेनाइडों की तुलना में। क्योंकि अन्य लेंथेनाइड कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, +3, जबकि ये दोनों क्या दर्शाते हैं, +4। +3 ये भी दर्शाते हैं, लेकिन इनकी +3 की तुलना में +4 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व अधिक होता है। अतः इनकी जो त्रिज्या का मान है, वो त्रिज्या का मान क्या आता है, और लेंथेनाइडों की तुलना में कम प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन हम कल कर चुके थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, एक तो है यूरोपियम और एक इटर्बियम। यूरोपियम इटर्बियम की परमाणु त्रिज्या निकटवर्ती लेंथेनाइडों की तुलना में अधिक होती है, क्यों? किस किस की बात कर रहा है ये, यूरोपियम और इटर्बियम। ये दोनों एलिमेंट, ये भी हमने लेंथेनाइड के अंदर पढ़े थे। नंबर आपको पता है कौन सा कहां पर आएगा, क्या क्या नाम है, ये सब हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जब हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़े थे ना इनके, तभी हमने ये सब डिस्कस कर लिए थे। तो यूरोपियम और इटर्बियम के लिए क्वेश्चन है, इनकी परमाणु त्रिज्या निकटवर्ती लेंथेनाइडों की तुलना में अधिक होती है, क्यों? तो देखो, ये यूरोपियम और इटर्बियम है, ये क्या कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से। +3 तो सभी दर्शाते हैं, यानी 3 इलेक्ट्रॉन तो सभी रिलीज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा इजीली रिलीज करने के बाद में मैक्सिमम स्टेबिलिटी कहां पर आती है, तो उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखो, यूरोपियम और इटर्बियम, इनका पहले तो परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, कहां कहां पर आते हैं ये। चलो चेक करते हैं। हमने ट्रिक पढ़ी थी, क्या थी, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब्दील हुआ। तो कहां से चालू होता है, 58 से चालू होता है। तो सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं 6 नंबर पे आ रहा है। तो 58, 59, 60, 61, 62, 63, यूरोपियम का कितना हो गया, 63 आ गया क्या? परमाणु क्रमांक कितना है इसका, 63। और इसका, सिरे पर नदियां प्रेम की समाई यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यूं भी लाजवाब हो। इसका मतलब कितना नंबर पर आ रहा है, 70 पर आ रहा है। क्योंकि Lu लास्ट में जो ल्यूटीशियम आएगा उसका कितना होगा, 71। क्यों? क्योंकि लेंथेनाइड एलिमेंट जो है वो कहां से कहां तक रहते हैं, ये होते हैं 58 से लेकर के 71 तक। ठीक है, तो ये इनके परमाणु क्रमांक है। इनसे क्या निकालेंगे हम, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आपको कल ही बता दिए थे कि क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं इनके। तो देखो, यूरोपियम का तो होता है जिनोन 4f7 5d0 6s2। ये तो किसका है, यूरोपियम का। काउंट कर लेते हैं एक बार। देखो, जिनोन के कितने हो गए, 54, 54 और 7 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61 हो गए यहाँ तक, और 2 63। देखो, परमाणु क्रमांक भी तो 63 ही है इसका। तो ये क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब बात कर लेते हैं इटर्बियम की। और इटर्बियम का विन्यास क्या है, जिनोन 4f14 5d0 6s2। ये इटर्बियम का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। काउंट करते हैं, 70 करना है हमको टोटल। 54 और 14 68 और 2 70। मतलब एकदम सही है हमारे पास ये जो विन्यास है। अब देखो यहाँ से इसके लिए क्वेश्चन इन दोनों के लिए कि यूरोपियम और इटर्बियम की परमाणु त्रिज्या निकटवर्ती लेंथेनाइडों की तुलना में अधिक होती है, क्यों? यही तो क्वेश्चन है अपने पास। तो देखो, इसलिए अधिक होती है क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की जो पावर है, वो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये आसानी से रिलीज करेगा, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज करेगा। और जब 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाएगा, ये +2। ये भी कितनी दर्शाएगा, +2। जबकि अन्य लेंथेनाइडों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, +3। ये +2 दर्शा रहा है, ये +3 है। अब देखो, जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था अधिक होती है तो इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, और इलेक्ट्रॉन कम होगा तो उनका प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा लगेगा। तो +3 वाले का प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा लगता है, किसकी तुलना में, +2 वाले की तुलना में। तो हमको तो +2 का आंसर देना है। तो +2 के आंसर में क्या कहेंगे हम, इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है +2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद में 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज कर देते हैं, यानी इनका धात्विक बंध में योगदान कितना होता है, केवल 2 इलेक्ट्रॉनों का होता है। जब ये धात्विक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन का योगदान देते हैं, उसके बाद में क्या हो जाते हैं, स्थायी हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, देखो,
यहाँ 4f7 कैसे स्थायी हुआ? अर्धपूरित विन्यास। किसकी वजह से स्थायी हुआ है? अर्धपूरित विन्यास की वजह से, क्योंकि एफ में 14 आते हैं, 7 आए, इसका मतलब क्या हुआ? अर्धपूरित विन्यास। ऐसे इसके लिए क्या बोलेंगे अपन? ये पूर्णपूरित विन्यास दिख रहा है कि एफ में 14 इलेक्ट्रॉन? एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं और 14 के 14 भर रहे हैं, तो ये कौन सा विन्यास? पूर्णपूरित विन्यास। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये भी 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके पूर्णपूरित विन्यास की वजह से स्थायी हो जाता है, और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन त्याग के अर्धपूरित विन्यास की वजह से स्थायी हो जाता है। तो ये चल रहा था हमारे बीच में। तो +2 ऑक्सीकरण अवस्था आई दोनों की, लेकिन अन्य लेंथेनाइडों की कितनी है? +3। तो इनका प्रभावी नाभिक के आवेश अन्य लेंथेनाइडों की तुलना में कम है। प्रभावी नाभिक के आवेश अगर कम रहेगा तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को कम खींचेगा तो आकार बढ़ेगा। अतः हम कह सकते हैं कि इनका आकार अन्य लेंथेनाइड जो +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं उनकी तुलना में अधिक होता है। यह है इस क्वेश्चन का आंसर। तो समझ में आ गया हो तो एक बार मनीष, शिवम बताएं, सिंबल प्रस्तुत करें। आ गया? आगे बढ़ो, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपके, गैडोलिनियम तथा ल्यूटीशियम की +3 ऑक्सीकरण अवस्था उच्च स्थायित्व युक्त होती है, क्यों? गैडोलिनियम और ल्यूटीशियम इन दोनों के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखो, मैंने आपको जब स्टार्टिंग में क्लासेस ली थी तब भी आपको एक बात बताई थी, जब भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी प्रश्न आए तो हमको उसके लिए सबसे पहले क्या आना चाहिए? उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्वेश्चन हल करने के लिए हमें उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है तो हमारा आधा आंसर तो वहीं सोल्व हो जाता है। अब देखो, जैसे अपन को तत्व मिले तो सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए? इसका परमाणु क्रमांक आना चाहिए। जैसे ही परमाणु क्रमांक आएगा, आते ही हमें क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिल जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आता है हमको L+L रूल के अकॉर्डिंग। तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिलेगा तो उसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे हम कि हाफ फिल है, फुली फिल है, या क्या है। 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने पर हाफ फिल आएगा या 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने पर हाफ फिल आएगा। तो ये सब चीजें पता चल जाती है हमको देखते ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे ही पता लगती है तो देखेंगे सबसे पहले स्टेबिलिटी कहाँ पे आ रही है? 1 इलेक्ट्रॉन पे आ रही है कि 2 इलेक्ट्रॉन पे आ रही है? कौन सी स्टेबिलिटी आ रही है? हाफ फिल वाली स्टेबिलिटी आ रही है, फुली फिल वाली आ रही है, या उत्कृष्ट गैस विन्यास वाली आ रही है? तो इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस और मन के जो वहम होते हैं वो सब क्या होते हैं? क्लियर होते हैं। तो इस वजह से सबसे पहले क्या हो याद हो हम इनके? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सबसे पहले क्या चाहिए? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक के लिए गैडोलिनियम का हम चेक करेंगे हमारे ट्रिक से। क्या थी? देखो, सीने पर नदियां, प्रेम की समाई यूं गदगद। 7 नंबर पे आ रहा है, 58 से चालू होता है, तो 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 मिल गया हमको। गैडोलिनियम का परमाणु क्रमांक कितना आ गया? 64। इसका देखते हैं ल्यूटीशियम का। लास्ट में आता है, तो सीने पर नदियां, प्रेम की समाई यूं गदगद, तब दिल हुआ अरे तुम यूं भी लाजवाब हो, यानी 71 पर आ गया। और 71 पर आ गया तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट मिलेगा हमको जिनोन 4f14 5d0 6s2 सॉरी 5d1 6s2। काउंट कर लो चाहो तो। 54 और 14 कितने होते हैं? 68, और 2 70 और 1 71। कंप्लीट है इसका। ऐसे ही गैडोलिनियम का भी चेक करेंगे। गैडोलिनियम का मैंने आपको ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या कह रही थी? ट्रिक में था कि 2 और 8 5d में नहीं, 5f सॉरी 4f में नहीं भरना है। 2 और 8 4f में नहीं भरना है, और 7 और 14 है 2-2 बार भरना है। ये चीज थी हमारे पास। तो 2 और 8 नहीं भरना। लाइन से गिनती अगर अपन चलाते हैं इन तत्वों में, क्या थी? देखो, सीने पर नदियां, प्रेम की समाई यूं गदगद, यहां आ रहा है अपने पास, ठीक है। तो चेक करते हैं। देखो, 4f में चलना है हमको, तो 4f में यहाँ 1 आएगा, फिर 4f में 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 और 8 नहीं आता, तो क्या आएगा? 3 आएगा। 3 4 5 6 7 7। गैडोलिनियम में 7 आएगा क्या? क्योंकि 7 2 बार आना था। तो गैडोलिनियम में क्या आ गया? जिनोन 4f7। यहां तक हो गया काम, ठीक है। 5d बाद में भरेंगे। 6s में हमेशा कितने भरने? 2 भरने। अब काउंट कर लेते हैं कि 5d में आएगा या नहीं आएगा, चेक कर लेते हैं। 54 और 7 कितने होते हैं? 61। 61 और 2 63, 64 भरने थे, यानी 5d में कितना आएगा? 1 आएगा। मिल गया क्या? अब देखो, दोनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे मिले, देखने पर हमको पता चल रहा है, देखना क्या, कि 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर जाएंगे। इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर जाएंगे। गए? देखो, 5d में 1 इलेक्ट्रॉन है। 5d में 1 इलेक्ट्रॉन है। मैंने आपको बताया था लेंथेनाइड श्रेणी के जितने भी तत्व होते हैं +3 ऑक्सीकरण अवस्था सामान्य रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं।
और 2 इलेक्ट्रॉन तो 6s की इजीली निकाल देते हैं और फिर 1 इलेक्ट्रॉन या तो 5d से निकालते हैं या 4h से निकालते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि लेंथेनाइट श्रेणी के तत्वों की +3 ऑक्सीकरण अवस्था सामान्य रूप से होती है। ये क्वेश्चन था स्टार्टिंग के पेज पर इस चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकाला तो +2 दर्शाया, जैसे एक और इलेक्ट्रॉन निकालता है तो कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है? +3। और ये भी एक और इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा? +3। जैसे ही +3 दोनों ने दर्शाते ही देखो यहाँ क्या आ रहा है? 4f7 यानी अर्धपूरित विन्यास। कौन सा विन्यास आ गया? अर्धपूरित। और जैसे ये +3 दर्शाता है, यहाँ कौन सा विन्यास आ जाता है? पूर्ण पूरित विन्यास। और वी नो दैट हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, मतलब अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व अन्य कक्षकों की तुलना में अधिक होता है। तो वही रूल लगेगा। इस वजह से ये भी +3 और ये भी +3 दोनों उच्च ऑक्सीकरण अवस्था युक्त तत्व हैं। ये कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में? ये भी +3 में और ये भी +3 में। और क्वेश्चन क्या था हमारे पास? यही था, गैडोलीनियम और ल्यूटीशियम की +3 ऑक्सीकरण अवस्था उच्च स्थायित्व युक्त क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि गैडोलीनियम में जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था आती है और आते ही हाफ फील्ड हो जाता है और हाफ फील्ड का विन्यास जो है वो सर्वाधिक स्थायी होता है। अतः इसकी +3 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायित्व युक्त होती है। इसका आंसर देंगे। इसमें कहेंगे हम कि ल्यूटीशियम में जब 3 इलेक्ट्रॉन हम त्याग देते हैं तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था आती है और ये प्राप्त होते ही ल्यूटीशियम का फुली फिल विन्यास हमको ऑब्टेन होता है जो सर्वाधिक स्थायित्व युक्त होता है। अतः इसकी +3 ऑक्सीकरण अवस्था सर्वाधिक स्थायी होती है। इस तरह से इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर हम दे सकते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक चलेगा अपना। नेक्स्ट जो परिणाम या महत्व था 5वें 6ठे आवर्त के तत्वों के आयनन विभव। इरेज कर दूं इसको? स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, वरना इरेज कर रहा हूं मैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, टॉपिक है सेकंड। टॉपिक का नाम है 5वें तथा 6वें आवर्त के तत्वों के आयनन विभव। अब देखो, जैसे कुछ बच्चे क्या है कि अपने पास अभी ये एप ब्लॉक से ही जुड़े हैं, तो उनको आयनन विभव के बारे में पता तो है, 11th क्लास में पढ़ा था, लेकिन फिर भी एक बार डेफिनेशन से मैं रूबरू करवा देता हूँ कि आयनन विभव क्या होता है, ताकि इनको कंसेप्ट को समझने में बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। देखो, आयनन विभव की बात करें, आयनन विभव क्या होता है? शॉर्ट में इसको हम आईपी भी बोलते हैं। जब भी मैं सिंबल का यूज करूंगा तो क्या यूज करूंगा? आईपी, आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनन विभव, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, सब एक ही चीज है। आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, और आयनाइजेशन एनर्जी, सब एक ही चीज है। अब देखो, आयनन विभव का मतलब क्या होता है? जैसे कोई परमाणु है, कोई परमाणु के नाभिक के बाहर ये क्या है? इनके कोश है, पहला कोश, दूसरा कोश, इनमें क्या उपस्थित है? इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। बाहर से कोई स्पीशीज है, कोई स्पीशीज क्या करना चाह रही है? इलेक्ट्रॉन रिलीज करना चाह रही है, निकालना चाह रही है यहाँ से, इसके पास से, तो वो स्पीशीज इसके पास से इलेक्ट्रॉन निकालेगी। तो ये इलेक्ट्रॉन कब देगा? ये इलेक्ट्रॉन इससे पूछेगी तभी तो देगा इलेक्ट्रॉन, वरना कोई ऐसे थोड़ी आकर के चोरी करके ले जाए डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन, वो संभव नहीं है, क्योंकि इसके पास बंधा हुआ है कोश में, निकलता नहीं है इलेक्ट्रॉन अपने आप मर्जी से इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होगा। जब ये हाँ करेगा ना तो ही जाएगा, या सामने वाला पावरफुल होना चाहिए। सामने वाला क्या होना चाहिए? पावरफुल होना चाहिए, जब जाके वो खींच करके लेके जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? किसी उदासीन गैसीय परमाणु, ये कैसा परमाणु है? उदासीन है, यानी कोई आवेश नहीं है इसके ऊपर। उदासीन गैसीय परमाणु, यानी गैसीय अवस्था में, ठोस और द्रव अवस्था की बात नहीं कर रहे। उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में से, उदासीन गैसीय परमाणु ये इसके बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वही क्या कहलाती है? आयनन विभव या आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी कहलाती है। सिंपल सी डेफिनेशन है, अगेन रिपीट कर रहा हूं। किसी उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वही क्या कहलाती है? आयनन विभव कहलाती है। और अब इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाएगा तो आयनन विभव कम होगा, और इलेक्ट्रॉन यदि मेहनत करना पड़ रहा है, ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है सामने वाले को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो उनके आयनन विभव क्या होते हैं? उच्च होते हैं।
तो इसको अगर हम किससे कोरिलेट करें, जेड इफेक्टिव से, यानी प्रभावी नाभिक के आवेश। प्रभावी नाभिक के आवेश क्या होता है, नाभिक का आकर्षण। अगर किसी भी परमाणु में नाभिक का आकर्षण ज्यादा लगेगा तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और जब वो नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो सामने वाली स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल पाएगी क्या, नहीं निकाल सकती। क्यों नहीं निकाल सकती, क्योंकि नाभिक खींच रहा है, नाभिक का आकर्षण लग रहा है, इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज नहीं होगा, और इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज नहीं होगा तो हमको ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, और जितनी ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी वही उसका क्या कहलाएगा, आयनन विभव कहलाएगा। तो यह है मेन कंसेप्ट आयनन विभव का, यानी जेड इफेक्टिव अगर ज्यादा होगा, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो आईपी का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ये बात हमको याद रखनी है, क्योंकि नाभिक का आकर्षण जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उतनी ही ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, और यही तो क्या है, आयनन विभव। ठीक है, तो इसको किससे कोरिलेट करूंगा मैं, पांचवें और छठे आवर्त के तत्वों से कोरिलेट करूंगा। तो देखते हैं क्या चीज है। देखो थर्ड बी वर्ग की बात कर रहा हूं, वही जो हमने कल पढ़ा था। थर्ड बी वर्ग क्या है, स्कैंडियम, इट्रियम, लेंथेनम और एक्टिनियम। यहां पर ये चौथा आवर्त है, ये पांचवा आवर्त है, ये आवर्त लिख देता हूं मैं, आवर्त संख्या है आवर्त 4, 5, 6 और 7। इस तरह से अपने पास जो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो कहां से स्टार्ट होते हैं, चौथे आवर्त सातवें आवर्त के मध्य में ही सारे के सारे रहते हैं। और देखो स्कैंडियम की अगर हम बात करें तो ये चौथे आवर्त के अंदर है। अब बात अपने किसकी हो रही है, पांचवें और छठे आवर्त की बात हो रही है। पांचवें आवर्त और छठे आवर्त के तत्वों के आयनन विभव का आंसर बता देता हूं। पहले तो मैं आंसर क्या रहेगा, देखो पांचवें आवर्त से जब हम छठे आवर्त में जाते हैं तो छठे आवर्त के तत्वों के आईपी जो है क्या होते हैं, कुछ अधिक होते हैं। छठे आवर्त के तत्वों के आईपी कुछ अधिक होते हैं, यानी इनका जो आईपी का मान है वो क्या होगा, इनकी तुलना में अधिक प्राप्त होगा। अब देखो कैसे होगा उसको समझते हैं। देखो जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं, ऊपर से नीचे चलने पर क्या हो रही है, कोषों की संख्या बढ़ रही है। एन छेल कोष क्या है, बढ़ रहा है। देखो ये चौथा कोष, ये पांचवा कोष, ये छठा कोष, ये सातवां कोष, कोष बढ़ रहा है क्या लगातार, कोषों की संख्या बढ़ रही है क्या लगातार। इसका मतलब ये हुआ, देखो ये नाभिक, नाभिक के बारे पहला कोष, ये दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथा कोष, पांचवा कोष, छठा कोष। तो कोषों की संख्या बढ़ती है तो आकार बढ़ता है क्या, कोषों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है आकार बढ़ता जाता है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं कोषों की संख्या बढ़ती है तो आर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आर मतलब रेडियस, रेडियस मतलब त्रिज्या। जब भी कोषों की संख्या बढ़ेगी तब तब त्रिज्या का मान बढ़ेगा। ठीक है, तो हम यह कह सकते हैं कि पांचवें आवर्त से जब हम छठे आवर्त के तत्वों में आते हैं तो यहाँ क्या हो जाता है, कोषों की संख्या बढ़ने के कारण त्रिज्या के मान में वृद्धि होती है। ठीक, अब यहाँ पर आते हैं लेंथेनम पर। लेंथेनम के बाद में यहाँ हाफनियम आता है 72 पर, इसका कितना होता है 57 परमाणु क्रमांक। लेंथेनम से हाफनियम के मध्य में क्या आ जाते हैं, लेंथेनम से हाफनियम के मध्य में आ जाते हैं लेंथेनोइड एलिमेंट्स। कौन आ जाते हैं, लेंथेनोइड, जिनका हम अध्ययन कर रहे हैं अभी। और जो लेंथेनोइड एलिमेंट्स आते हैं वो कहां से आते हैं, सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम तक, यानी 58 से लेकर के 71 तक आ जाते हैं। एक साथ 14 देवता प्रकट होते हैं एक साथ। और जब एक साथ 14 तत्व एक साथ प्रकट होंगे तो 14 तत्वों के प्रोटॉन बढ़े एक साथ, और 14 तत्वों के प्रोटॉन क्या करेंगे, नाभिक के अंदर है प्रोटॉन, और जब प्रोटॉन नाभिक के अंदर होंगे तो वायतन कोश के इलेक्ट्रॉनों को तीव्रता से आकर्षित करेंगे। तो इनकी वजह से क्या होता है, जब हम बात करें इन तत्वों का, बाएं से दाएं अगर हम जब जाते हैं तो क्या होता है, एक साथ प्रभावी नाभिक के आवेश बढ़ता है 14 तत्वों का, और प्रभावी नाभिक के आवेश बढ़ने की वजह से हम कह सकते हैं कि आकार में कमी आती है। ये तो हमने कल ही पढ़ा था, ये दोनों नेग्लेक्ट करते थे, त्रिज्या बराबर करी थी हमने कल। अब यहाँ इनके हल्का सा आईपी क्या होता है, अधिक होता है। इसका रीजन ये है, देखो यहाँ प्रभावी नाभिक के आवेश बढ़ा, कितने तत्वों का बढ़ा, एक साथ 14 तत्वों का बढ़ा। कोषों की संख्या यहां से बढ़ी, ये बात एकदम सही है, लेकिन यहां जब 14 तत्वों का इस जगह पर एक साथ क्या बढ़ता है, प्रभावी नाभिक के आवेश बढ़ता है, यानी नाभिक का आकर्षण बढ़ रहा है। और नाभिक का आकर्षण बढ़ेगा तो आयनन विभव का मतलब क्या है, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। और यहाँ तो 14 प्रोटॉनों ने एक साथ उस इलेक्ट्रॉन को इतना ज्यादा आकर्षण में बांध लिया है कि इलेक्ट्रॉन का निकलना संभव नहीं है। और इलेक्ट्रॉन का निकलना संभव नहीं है तो फिर तो लठ मारो उसके, जब जाकर के वो इलेक्ट्रॉन जाएगा, यानी बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। अतः हम कह सकते हैं कि पांचवें आवर्त में
जो आयनन विभव है वो छठे आवर्त की तुलना में कम होते हैं, यानी छठे आवर्त के तत्वों के आयनन विभव पांचवें आवर्त के तत्वों की तुलना में अधिक होते हैं, यानी रिजल्ट निकल करके आएगा कि इनका आयनन विभव अधिक होगा छठे आवर्त के तत्वों का। और छठे आवर्त के तत्व कौन है, ये नहीं है, ध्यान रखना, ये तत्व छठे आवर्त के नहीं है, ये तो नीचे अलग से प्लेस कर रहे हो आप। बात इनकी कर रहा है जो डी ब्लॉक के अंदर आएंगे ना बहुत सारे हाफनियम के बाद वाले, पूरा छठा आवर्त कहलाता है लेंथेनम, ये भी छठे में आते हैं, लेकिन बात ये इनकी कर रहा है हाफनियम। फिर हाफनियम के बाद कौन आता है, आपको ट्रिक बताई थी मैंने इसकी 5D श्रेणी की, कौन सी थी, ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर पिटाई और होगी, याद आया, तो वो है छठा आवर्त तो पूरा। ये तो यहां होते हैं, होने की वजह से लेंथेनाइट संकुचन होता है, और लेंथेनाइट संकुचन की वजह से आकार में कमी आती है। और आकार में कमी क्यों आती है, प्रभावी नाभिक के आवेश बहुत अधिक हो जाता है इस वजह से। और जब प्रभावी नाभिक के आवेश बहुत अधिक हो जाएगा तो आयनन विभव का मान भी बहुत अधिक हो जाएगा, क्योंकि 14 तत्वों का जेड इफेक्टिव एक साथ बढ़ेगा तो नाभिक का आकर्षण एक साथ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अतः इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। तो हम कह सकते हैं कि छठे आवर्त के तत्वों के आईपी के मान पांचवें आवर्त के तत्वों के आईपी के मानों की तुलना में अधिक होते हैं। समझ में आई क्या बात। त्रिज्या का आंसर हमने बोला था कि पांचवें और छठे आवर्त के तत्वों की त्रिज्याएं क्या होती है, लगभग बराबर होती है। तो वो वहां वो क्वेश्चन था, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन निकालने की जरूरत नहीं थी, वहां केवल त्रिज्या बतानी थी, तो दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। तो यहां भी नेग्लेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ 14 तत्वों का प्रोटॉन का जो आवेश होगा, धनावेश होगा, वो एक साथ अटैक करेगा किस पर, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर। और उस दौरान यहां बात आती है आयनन विभव में ऊर्जा की मान की, ऊर्जा बहुत ज्यादा खर्च करनी पड़ रही है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, अतः आईपी तुलनात्मक रूप से तो बढ़ना ही पड़ेगा। अतः आईपी बढ़ता है छठे आवर्त के तत्वों का, समझ गए। और फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो एक बार और मैं जब अभी लास्ट करूंगा ना, इसका टॉपिक एंड करूंगा, तब एक बार रिपीट कर दूंगा इसी चीज को वापिस। अभी आगे बढ़ते हैं, ये वाला पॉइंट हो गया, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो आप, क्योंकि ये सब चीजें मैंने कॉपी के अंदर मेंशन नहीं कर रखी है, जो शीट दी है ना आपको उसमें मेंशन नहीं है ये सब चीज, ये चीजें केवल समझने के लिए होती है। इसको देख करके हम आसानी से समझ पाते हैं कि क्या हो रहा है, लैंग्वेज क्या बनानी है। मैं कोई लैंग्वेज रट रट के थोड़ी आया हूं, मैं तो अपने आप बनाता हूँ, लैंग्वेज बन जाती है देख करके। तो आपको भी ऐसी ही ट्रिक आनी चाहिए, डायग्राम देखो, डायग्राम देख करके क्या बना दो, पूरी लैंग्वेज बना दो। बायोलॉजी में क्या करते हो आप, अगर किसी के अंदर डायग्राम है बायोलॉजी के अंदर, तो आप उसकी थ्योरी थोड़ी ना रटने बैठोगे, क्या करोगे, वो डायग्राम देखोगे, उसका नामांकन याद करोगे कि यहाँ ये इसका ये वाला पार्ट है, पुष्प की अगर संरचना बना रहे हो तो पुष्प के अंदर बात करोगे आप कि ये पुंकेसर होता है, जायांग होता है, इस तरह से बात करोगे, उसके आधार पर ही बता दोगे सब चीजें कि इसके अंदर ये चीजें होती है, पूरी थ्योरी बना देते हो एक पेज की। उसी तरह से आपको ये डायग्राम देख करके आप एक पन्ना लिख सकते हो इसके ऊपर आराम से। तो अतः हमको डायग्राम से समझना चाहिए चीजों को, ना कि थ्योरी रटे, क्योंकि थ्योरी कहां तक रटोगे, इतने सारे क्वेश्चन आते हैं घूम फिर के, तो थ्योरी रटी नहीं जा सकती। इसलिए कंसेप्ट को रटो, कंसेप्ट को समझो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है अपना थर्ड, इट्रियम का प्रकृति में लेंथेनाइडो के साथ पाया जाना। इसको इरेज कर रहा हूं, ये भी क्या है, लेंथेनाइड संकुचन का प्रभाव या महत्व है, पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तीसरा, इट्रियम का प्रकृति में लेंथेनाइडों के साथ पाया जाना। देखो भाई, लेंथेनॉइड में 14 एलिमेंट आते हैं पूरे, 14 एलिमेंट में से अगर किसी एक के भी साथ में अगर ये इट्रियम पाया जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि ये लेंथेनाइडों के साथ पाया जाता है। चलो फिर वापस वही चीज, थर्ड बी वर्ग में क्या था, स्कैंडियम, इट्रियम, लेंथेनम और एक्टिनियम, ठीक है। अब इट्रियम घेरा किसके साथ पाया जा रहा है प्रकृति में, लेंथेनाइडो के साथ, क्यों देखते हैं, देखना। लेंथेनम के बाद में कौन आता है, यहां पर सीधा हाफनियम आ जाता है यहाँ पर, लेकिन हाफनियम के पहले यहाँ पर लेंथेनोइड श्रेणी के कितने एलिमेंट आ जाते हैं, 14 एलिमेंट एक साथ। कौन कौन से, सीने पर नदियां, प्रेम की समाई, इस तरह से। चलो पूरा ही लिखना पड़ेगा क्योंकि काम आएगा। प्रेम की समाई, यूं, गदगद, तब, दिल हुआ, अरे तुम, यूं भी, लाजवाब, इस तरह से एलिमेंट आ जाते हैं पूरे के पूरे, ठीक है। 14 तत्व किसके, लेंथेनोइड श्रेणी। इस ल्यूटीशियम के बाद आता है कौन, हाफनियम 72 पर, पता है आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर
ये जो 14 तत्व आ रहे हैं, ये इनकी अगर हम बात करें तो इन तत्वों के अंदर बाएं से दाएं जब हम चलते हैं तो क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। क्या बढ़ता है भाई, इनका प्रभावी नाभिकीय आवेश। और जब प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने की वजह से क्या होगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने की वजह से आकार में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। ये तो पढ़ा है हमने, ठीक है। अब देखो यहां से अगर हम बात करें, ऊपर से नीचे हमने बात की थी, ऊपर से नीचे जब हम चलते हैं, तीसरा आवर्त, ये चौथा आवर्त, ये पांचवा आवर्त, सॉरी ये चौथा आवर्त, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां आवर्त, ये हमने बात की थी आवर्तों की। तो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, कोशों की संख्या बढ़ती है, और कोशों की संख्या बढ़ती है तो आकार के मान में वृद्धि होती है। ये चीज तो हमने पढ़ी हुई है भाई। अब देखो यहां से यहां आने पर क्या हो रहा है, आकार बढ़ रहा है। कहां से, इट्रियम से लेंथेनम की बात कर रहा हूं, क्योंकि हमें इट्रियम का आंसर देना है। इट्रियम का लेंथेनाइडों के साथ क्यों पाया जाता है, ये क्वेश्चन है आपके पास। इट्रियम इन लेंथेनाइड तत्वों के साथ क्यों पाया जाता है, यही क्वेश्चन है अपना। तो ऊपर से नीचे जब हम आते हैं तो आकार बढ़ता है तो त्रिज्या के मान में भी वृद्धि होती है, ये बात हम कर चुके। लेकिन जब हम यहाँ लेंथेनम के बाद में जैसे लेंथेनाइडों की बात करते हैं तो इनमें क्या होता है, बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने की वजह से क्या आती है, आकार में कमी आती है। अब देखो यहां से यहां आने पर आकार बढ़ा, मैं कह रहा हूं यहां से आने पर क्या हुआ, आकार बढ़ा, और यहां से यहां जाने पर आकार घट रहा है। समझ रहे हो क्या बात को, यहां से यहां आने पर क्या हुआ, आकार बढ़ा, और यहां से जैसे आगे चल रहे हैं अपन लेंथेनम के बाद सीरियम, पीआर, एनडी, पीएम पढ़ रहे हैं, आगे क्या हो रहा है, आकार में कमी आ रही है। क्यों आ रही है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है इसलिए कमी आ रही है। तो क्या होता है, इधर तो बढ़ रहा है और इधर घट रहा है, तो ये इधर जाते 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 होल्मियम तक आते आते, जैसे ही होल्मियम तक पहुंचता है तो इस इट्रियम का आकार जो बढ़ रहा था, यहाँ इट्रियम से लेंथेनम पे आकार जो बढ़ा था, इट्रियम का जितना आकार था वहां से इसका बढ़ा लेंथेनम का, लेकिन इन तत्वों का क्या आता है, होल्मियम तक आते आते इसकी त्रिज्या और इट्रियम की त्रिज्या लगभग बराबर हो जाती है। यहां से यहां आने पे आकार बढ़ा और इधर जाने पे घटा, तो ये जो आकार घटता जा रहा है घटता जा रहा है, होल्मियम तक जैसे आएगा, होल्मियम कौन सा, होल्मियम +3, होल्मियम की कौन सी बात कर रहा है, होल्मियम +3 की। लेंथ इट्रियम की भी किसकी बात कर रहा है, ये इट्रियम +3 की बात कर रहा है, इट्रियम +3 और होल्मियम +3। होल्मियम +3 तक आते आते इन दोनों का आकार क्या हो जाता है, लगभग बराबर यानी लगभग समान हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं गुण मिल गए क्या दोनों के, और गुण मिल गए तो ब्याह करवा दो दोनों का। अरे 36 गुण मिल गए, एक ही मिल गया, 36 नहीं मिला तो क्या हुआ। तो जैसे ही गुण मिला, मिलते ही हमने कह दिया कि इट्रियम प्रकृति में लेंथेनाइडों के साथ में पाया जा सकता है। समझ में आया क्या ये कंसेप्ट, बाकी थ्योरी शीट के अंदर लिखी हुई है पूरी, ये जो चीज मैंने समझाई है सब चीजें उसके अंदर है, इसका आंसर यही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इसके अंदर 4th नंबर, इसको किसी को नोट करना है तो स्क्रीनशॉट खींच सकता है, वरना नेक्स्ट पॉइंट लूंगा 4th। इरेज करूं, ठीक है। कितना टाइम बाकी है इस क्लास में, 6 मिनट हो जाएगा ये पॉइंट भी, चलो ले लेते हैं इसको भी हम। लेंथेनाइड हाइड्रोक्साइडों की, लेंथेनाइड हाइड्रोक्साइडों की अम्लीय व क्षारीय सामर्थ्य। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो अभी हमने डी ब्लॉक जब पढ़ा था तो डी ब्लॉक में मैंने आपको अम्लीय और क्षारीय सामर्थ्य समझाई थी क्या, याद करो। एक तो ऑक्सीकारक और अपचायक समझाया था, एक अम्लीय क्षारीय सामर्थ्य समझाई थी, बताया था मैंने आपको वहां पे। बस तो वही कंसेप्ट है, सेम, कोई अंतर नहीं है, बस ये किसके ऊपर लगेगा, लेंथेनाइड हाइड्रोक्साइडों के। ठीक है, अब लेंथेनाइड हाइड्रोक्साइडों की बात करें तो क्या है, सीरियम से लेकर के कहां तक जाएंगे हम, ल्यूटीशियम तक। लेंथेनाइड के लिए मैंने सभी तत्वों को क्या मान लिया, Ln, क्या मान लिया हमने, Ln
तो क्या कह रहा हूं मैं, लेंथेनॉइड, यानी सीरम हाइड्रोक्साइड भी हो गया, ल्यूटीशियम हाइड्रोक्साइड भी हो गया, बीच में जितने आ रहे हैं सारे आ गए एक तरह से। तो LnOH का होल थ्राइस बनाएगा क्या ये यौगिक? लेंथेनाइड हाइड्रोक्साइड के लिए LnOH का होल थ्राइस बनाएगा क्या? क्यों बनाएगा? देखो ये इसलिए बनाएगा क्योंकि लेंथेनाइडों की मैंने आपको बताई थी +3 ऑक्सीकरण अवस्था सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है लेंथेनाइडों की, और हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, -1 चार्ज होता है, OH -1, Ln+3 OH -1। अगर हम यौगिक का सूत्र बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, क्रिस क्रॉस करवाते हैं। कैसे? ये नंबर यहाँ आएगा और ये वाला नंबर यहाँ जाएगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, Ln1 और OH का होल थ्राइस। तो सबका सूत्र क्या बन गया, LnOH का होल थ्राइस। सीरियम की बात करें तो सीरियम हाइड्रोक्साइड CeOH का होल थ्राइस। ल्यूटीशियम की बात करेंगे तो LuOH का होल थ्राइस। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, जो तत्व था धातु तत्व उसके अंदर हमने क्या मिला दिया, पानी मिला दिया, जैसा कि हमने पहले अलग से मिलाया था जल, अम्ल क्षार को समझाने के लिए, क्योंकि जलीय विलयन में अम्ल और क्षार के लक्षण दिखाई देते हैं। क्योंकि आर्हेनियस ने बताया था, क्या बताया था आर्हेनियस ने, जलीय विलयन में जो H+ आयनों का त्याग कर दे वो क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे, और जो जलीय विलयन में वो H- आयनों का त्याग कर दे वो क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। वही चीज काम आएगी यहाँ पे। जो जलीय विलयन में यानी हाइड्रोक्साइड है, तो जल मिल गया जब तो हाइड्रोक्साइड बना, वरना कैसे बनता है हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसमें जलीय विलयन में यानी हाइड्रोक्साइड के साथ में जो H+ त्याग देगा, जो H+ त्याग देगा वो क्या, अम्ल की तरह व्यवहार करेगा, और जो OH- त्याग देगा वो किसकी तरह व्यवहार करेगा, क्षार की तरह व्यवहार करेगा। अब देखो हमने पढ़ा हुआ था कि जब हम सीरियम से ल्यूटीशियम तक जाते हैं तो जाने पर क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। अभी थोड़ी देर पहले हर टॉपिक के अंदर पढ़ा रहा हूं आपको ये चीज। बाएं से दाएं जाने पर पूरी आवर्त सारणी में प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है, तो इनका क्यों नहीं बढ़ेगा भाई, जब पूरी आवर्त सारणी फॉलो कर रही है तो ये भी फॉलो करेगा। क्यों बढ़ता है, क्योंकि लगातार प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है, इस वजह से प्रभावी नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है। ठीक, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने की वजह से क्या हो गया, आकार में कमी आ गई। क्या हो गया भाई, आकार में कमी आ गई। तो बाएं से दाएं जाने पर क्या हुआ, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ा, जिसकी वजह से क्या हो गया, आकार में कमी आई। इसकी वजह से क्या हुआ, जो इनके इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता है, जो इनकी इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता है वो भी क्या हो जाएगी, इधर से इधर जाने पर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी कम, क्योंकि प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ेगा तो नाभिक का आकर्षण बढ़ा, नाभिक का आकर्षण बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज नहीं हो रहा। यानी जो धातु तत्व है Ln, जो धातु तत्व है Ln वो क्या किए हुए है, हाइड्रोक्साइड को बांधे हुए है। Ln क्या किए हुए, हाइड्रोक्साइड को पूरा का पूरा बांधे हुए है। कब, इधर से इधर जाने पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता क्या हो रही है, कम हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश इधर से इधर बढ़ रहा है, इस वजह से। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता क्या हो गई, कम हो गई, तो जो क्षारीय सामर्थ्य, दोनों चीजों की बात करेंगे, जो क्षारीय सामर्थ्य क्या होती है, OH- का जो त्याग करेगी वो क्षारीय सामर्थ्य, तो क्षारीय सामर्थ्य में क्या आती है, डिक्रीजिंग आती है, जबकि अम्लीय सामर्थ्य में क्या होती है, इंक्रीजिंग होती है। अम्लीय सामर्थ्य में क्या होती है, इंक्रीजिंग होती है। क्यों होती है, देखना आप, इसको समझना अच्छे से। क्या टाइम पूरा हो रहा है क्या, चलो फोन कट जाए तो रिज्वाइन हो जाना आप सब, ठीक है, वरना मैं कंटिन्यू समझा ही रहा हूं आपको। देखो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता क्या हुई, कम हुई। इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता कम क्यों हुई, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा था, यानी नाभिक का आकर्षण ज्यादा था, अतः इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज नहीं हो रहा था। यानी लेंथेनाइड ने क्या कर लिया, इसको तीव्रता से बांध लिया, किसको, OH को। इसने लेंथेनाइड ने किसको तीव्रता से बांधा, OH यानी हाइड्रोक्साइड को बांध लिया। और जब यह हाइड्रोक्साइड को बांध लेगा तो OH- रिलीज हो जाएगा क्या, जब OH- को किसने बांध लिया, इस लेंथेनाइड ने बांध लिया। जब बांध ले गए तो OH- रिलीज हो ही नहीं सकता। और आर्हेनियस ने कहा था कि जो जलीय विलयन में OH- आयन त्याग दे तो उनकी सारी सामर्थ्य ज्यादा होती है, वो क्षार की तरह व्यवहार करते हैं। और यहाँ ये OH- तो त्यागने ही नहीं दे रहा, और जब OH- नहीं त्यागा जाएगा तो सारी सामर्थ्य में क्या आएगी, कमी आएगी। तो सारी सामर्थ्य में क्या आ रही है, कमी आ रही है। कब, सीरियम से ल्यूटीशियम तक जाने पर। ठीक, अब देखो क्या हुआ, अब अच्छे से समझना। लेंथेनाइड ने OH- को बांधा, बांधा तो बॉन्ड किसके साथ बना रहा है, ऑक्सीजन के साथ।
बॉन्ड किसके साथ बना रहा है? ऑक्सीजन के साथ। और जब ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश कर रहा है कौन? लेंथेनाइड। क्यों कर रहा है भाई? क्योंकि लेंथेनाइड धातु है, और धातु जो है उस पर क्या आता है? धनावेश। और जिस पर भी धना